नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने अमर स्वतंत्रता सेनानी, महान भारत माँ के महान सपूत विनायक दामोदर सावरकर की बायोग्राफी लेकर आया हूँ। ये जैसा इनका नाम आप आगे आगे देखेंगे, जैसा इनका नाम वैसा ही इनका काम। इनके पूरे लेक्चर को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। इनके बचपन के बारे में, इनकी क्रांति, इनके स्ट्रगल, इनके अचीवमेंट, हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को वगूर गांव नासिक में हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्टरी पार्ट में, शुरुआत जो की थी मैंने, तो आपको फिर से मैं बता दूं कि ये एक सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक महान भाषाविद, कवि, राजनेता, समाज सुधारक, दार्शनिक, इतिहासकार, ओजस्वी वक्ता, लेखक। अगर मैंने इतनी सारी बातें कही है तो आप जब इनके लेक्चर को अंत तक सुनेंगे तो देखना आप सच में कहेंगे कि ये माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी, आपके मुंह से खुद निकल जाएगा ये चीजें। वीर सावरकर का जैसा नाम, देखिए जैसा नाम था वैसा ही काम। इनका नाम क्या है? वीर सावरकर, जिसको कि हम लोग कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर। बहुत संघर्ष किया, पूरी जिंदगी भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने लगा दी। इनके पिता का नाम था दामोदर पंत। अपने गांव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, विनायक दामोदर के दो भाई और थे, दो भाई, जिनमें कि और दोनों भाई महान क्रांतिकारी। पहले बड़े भाई का नाम था गणेश दामोदर, बीच वाले का नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और तीसरे नंबर थे डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर। इतना मतलब तीनों का व्यक्तित्व अपने आप में निराला था। बड़े भाई को पहले ही अंडमान निकोबार की सजा हो गई थी। दूसरे भाई अभी आप लेक्चर में सुनेंगे कि वो भी अंडमान निकोबार गए, जेल में गए। और जो छोटे थे डॉक्टर नारायण दामोदर, 20 साल की उम्र में उसने अहमदाबाद में लॉर्ड मिंटो के ऊपर बम फेंक दिया था, लॉर्ड मिंटो के ऊपर। तो ये तीनों क्रांतिकारी थे जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, भारत की आजादी के बारे में सोचा, भारत माँ के बारे में सोचा, और कैसे बेहतर से बेहतर अपने देश को बनाया जाए इसके बारे में इन्होंने सोचा, तीनों भाइयों ने। तो आज हमें मौका मिला इनको जानने का, इनको सुनने का। अगर आप सभी को मौका मिला है तो प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर ध्यान से सुने। मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके कुछ किताबों के नाम आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है? तो प्लीज़ जब भी आपको समय लगे आप इन किताबों को ज़रूर पढ़ना। 6 साल की उम्र थी जब इनकी माँ का देहांत हो गया। और ऐसा कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता थे ये। और इन्हें हिंदू होने पर गर्व था। मुझे भी अपने हिंदू होने पर गर्व है, इन्हें भी बहुत हिंदू होने पर बहुत गर्व था। और इन्होंने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए कार्य किया। हिंदुओं के लिए काम किया, हिंदुस्तान अपनी मातृभूमि के लिए काम किया, हिंदी के लिए काम किया। और 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हिंदू महासभा के। 1937 में जो पहली बार ये चुने गए, 66 तक अपने जन्म लास्ट अंतिम समय तक ये अध्यक्ष रहे। आइए शिक्षा के बारे में जानिए। 1901 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, 10th क्लास की। और बचपन से बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू थे। और जो पढ़ेगा वही क्रांति की बीज बो पाएगा, जो पढ़ेगा वही इंटेलेक्चुअल भी बन पाएगा। क्योंकि जो किताबें होती है ना, मेरा अपना मानना, किताबें आपकी थॉट प्रोसेस को बदल देती है। एक कमरे में के अंदर आप पूरी दुनिया को जान सकते हो। किताबों से आपको आपकी दोस्ती बहुत बड़े बड़े लोगों से होती है, दार्शनिक से होती है, अलग क्रांतिकारियों से होती है, समाज सेवियों से होती है। तो आप एक रूम में बैठ के जब किताबें पढ़ना शुरू करते हो तो सिर्फ आप अकेले उस समय नहीं होते हो, आपके साथ कई क्रांतिकारी होते हैं, कई विचारधाराएं होती है आपके साथ। तो आपको मैं जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको पता चलेगा कि इनको इतनी शिक्षा, कैसी शिक्षा मिली, कैसे ये क्रांतिकारी बने, इनके जीवन में कैसे बदलाव आया, ये सभी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। अब चलते हैं इनके पहले शिक्षा के बारे में। चलिए,
1901 में इन्होंने 10th का एग्जाम दिया और मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से ही ये बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में थे। कविता लिखने का इनको शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था। इनकी ग्रेजुएशन की डिग्री के बीच में ही बंग भंग आंदोलन हुआ। इन्होंने तिलक जी ने सिर्फ कपड़े त्यागने के बारे में बोला, पूरे देश में लोगों से आह्वान की कि हम विदेशी कपड़े नहीं डालेंगे, और ये हमारे विनायक दामोदर सावरकर ने तो कहा डालेंगे नहीं, हम अंग्रेजों के इन कपड़ों की होलियां खेलेंगे। जला दी, कपड़े जलवा दिए अंग्रेजों के। जब हमारे तिलक जी को ये पता चला, बाल गंगाधर तिलक को, वो इनसे मिले, इनसे इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इनकी उच्च शिक्षा के लिए इनको इंग्लैंड जाने के लिए इनके इंग्लैंड जाने का प्रबंध कर दिया। उस समय इंग्लैंड में एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और बहुत बड़े सोशलिस्ट अखबार मैगजीन चलाने वाले भारतीय रहते थे। पंडित कृष्ण वर्मा नाम था, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे वो। इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम की वो एक पत्रिका निकालते थे वहां पर, और उन्होंने अपने पत्रिका के माध्यम से एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया कि वो भारतीय छात्रों को जो पढ़ने लिखने का मन बनाया हुआ है, जिन्होंने जो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, वो उनको क्या करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे। तो तिलक जी ने भारत से इस व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया, विनायक दामोदर सावरकर का। तो तिलक जी के आशीर्वाद से उनको विदेश जाने का मौका मिला, इंग्लैंड जाने का मौका मिला, जहां पर कि इनको सानिध्य मिला श्यामजी कृष्ण वर्मा का। एक्चुअल में विनायक दामोदर सावरकर बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे इंग्लैंड, लेकिन उनको बैरिस्टर की पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। वो अपना मैक्सिमम समय लाइब्रेरी में बैठते थे, वहां बिताते थे, वहां अलग अलग किताबें पढ़ते थे, अलग अलग देशों में हुई क्रांति के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते थे। उन्होंने मेजनी को बहुत पढ़ा, उन्होंने दांते को पढ़ा, उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा, उन्होंने ढेर सारी किताबें पढ़ी। और जब उन्होंने किताबें पढ़ी तो उनके दिमाग में आया कि इन क्रांतिकारियों ने किस तरह अपने देश के युवाओं के मन में क्रांति का सूत्रपात किया, और उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने भी उसी मॉडल को यूज करते हुए भारत में नए तरह की क्रांति का सूत्रपात करने की कोशिश की। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति नामक एक पुस्तक लिखी। 1857 ईस्वी को जब पहला जब भारतीय क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने इसे क्रांति का नाम नहीं दिया। अंग्रेज बोलते थे ये भारतीयों के द्वारा किया गया दंगा है, और दंगा और क्रांति में बहुत डिफरेंस होता है। तो लेकिन हमारे जो सावरकर जी थे, उन्होंने अपने तर्क के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से पूरे विश्व में ये चीज साबित करने में सफलता हासिल कर दी कि ये क्रांति नहीं, ये विद्रोह नहीं, ये दंगा नहीं, ये क्या है, क्रांति है। ये क्रांति है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति, देश की आजादी की पहली क्रांति, उन्होंने ये साबित कर दी। लेकिन जब ये पुस्तक लिख रहे थे, जब प्रकाशन का समय आया तो इनके पुस्तक को जब्त कर लिया गया, इनको पब्लिश होने नहीं दिया गया। तो पहली बार इनकी पुस्तक विदेश में, दूसरे देशों में जाकर वहां पर छपाई हुई, और वहां से जाकर फिर पब्लिश हुई, और भारत के क्रांतिकारियों के बीच में यह पुस्तक बांटी गई। इसी बीच जब ये इंडियन हाउस में रहते थे इंग्लैंड में, तो इनको बहुत सारे क्रांतिकारियों से मिलने का मौका मिला, क्योंकि इनके भाषण, इनकी लेखनी में इतना बड़ा जादू था कि जो लोग इनको पढ़ते थे, ठीक है, वो इनसे प्रभावित हो जाते थे, फिर इनसे मिलना चाहते थे। भारतीय लोगों, वहां पर कई बहुत सारे पंजाबी कम्युनिटी के भारतीय युवक रहते थे, जिसमें मदन लाल ढींगरा भी एक थे। मदन लाल ढींगरा को विनायक दामोदर सावरकर का सानिध्य मिला। वो इनके पास आए, इनके लेखनी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि सावरकर जी, मैं भी अपने आपके लेखों से, आपकी बातों से मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि मुझे भी भारत माँ के लिए कुछ करना है। तो कहते हैं कि सावरकर ने अपने पेन उठाए, वहां पर सावरकर जी की प्रेरणा से मतलब आपको पता चल गया कि मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी, किसको, वो करजन वाइली को गोली मार दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ढींगरा को फांसी लग जाती है, और फिर इन पर भी हत्या के आरोप के मुकदमे चलते हैं। और इसी दरमियान
इनको वहाँ के मजिस्ट्रेट बोलते हैं, इनको जो है क्या करो, भारत वापस भेजो, वहाँ पर इनका मुकदमा चलेगा। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम जब वो भारत आने लगते हैं, इसी बीच समुद्र में वो कूद जाते हैं, और कूद कर क्या होता है, वो समुद्र तैरकर वो फ्रांस की तट पे पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर जो सिपाही होते हैं उनको बोलते हैं कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, लेकिन वो बेचारे, वो फ्रांसीसी जो सैनिक होते हैं वो अंग्रेजी सैनिक के सामने बिक जाते हैं, और अंग्रेज सैनिक इनको वापस पकड़ के भारत लेकर आ जाते हैं। जब ये भारत वापस आते हैं तो इन पर अलग अलग तरह के 3 मुकदमे चलते हैं, और यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चला था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसलिए मुकदमा चला था कि दूसरे देश की सीमा पर अंग्रेज कैसे घुस सकता है, आप ही बताइए। दूसरे देश की सीमा में अंग्रेज कैसे घुस सकते थे? फ्रांस की सीमा में अंग्रेज घुस गए और उन्होंने दामोदर सावरकर को पकड़ लिया। तो इस चीज का मुकदमा द हेग में चला, लेकिन भले ही विनायक दामोदर सावरकर उस मुकदमे में हार गए, लेकिन उन्होंने अरुण क्रांतिकारी के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी। देश के प्रति प्यार का जो एक भावना था, उन्होंने सबके मन में मतलब वीरता की भाव को जगा दिया। तो जब ये वापस हिंदुस्तान, जब फिर पकड़े गए और वापस हिंदुस्तान आए, तो विशेष न्यायालय के द्वारा इन पर अभियोग सुनाया गया और आजीवन काले पानी की दोहरी सजा दी गई। इनके जो बड़े भाई थे, जो आपको मैंने नाम बताया, गणेश दामोदर, वो पहले से वहां पर थे, अब ये भी चले गए अंडमान निकोबार। काफी यातनाएं सहनी पड़ी वहां पर, बहुत बहुत। कहते हैं अंग्रेज इस तरह से, मतलब जितना आप देखते हो ना, जितने गोरे दिखते हैं या उतने ही इनका दिल काला। इन्होंने ऐसे ऐसे अत्याचार किए हैं हमारे जो देशभक्तों के ऊपर कि जिसके बारे में कुछ कहने से पहले रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देखो 1911 से 1921 तक अंडमान सेलुलर जेल में रहे, और फिर क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद भी दोबारा भी उनको जेल में रहना पड़ा। तो काफी समय उन्होंने अपना जो है जेल में ही बिताया। मतलब पूरा संघर्षमय जिंदगी रहा इनका। इंग्लैंड गए, वहां से भगाए गए, इंडिया आए, इंडिया में भी इनको जेल में रहना पड़ा। मतलब वहां पे काले पानी की सजा साधारण सजा नहीं होती थी, खाने को नहीं मिलते थे, सड़े गले खाना खाना पड़ता था। बहुत दिक्कत था, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत था वहां पर। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज अभी बताना चाहूंगा। सावरकर एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कलम कागज नहीं था। मैंने आपको पहले बताया था एक चीज कि वो एक महान लेखक भी थे, बहुत बड़े लेखक, जिसने कागज कलम के बिना, और उतने ही बुद्धिजीवी, उन्होंने बिना कागज कलम के बिना कविताएं जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी थी। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, बिना कागज कलम के उन्होंने पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिख के याद करते थे और उसको मिटा देते थे। 10,000 से ज्यादा कविताएं उन्होंने वहां पर लिखी और उनको अपने मानस पटल पर याद कर लिया। अब बताइए कितने बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे वो। ये साधारण आदमी की बस की बात है। किताब लिखे उन्होंने 1857 की क्रांति किताब लिखी। अंग्रेज को डर लग गया कि अगर वो किताब चले जाएगी ना, अगर वो किताबें अगर हिंदुस्तान में चले जाएगी तो वहां क्रांति हो जाएगी। और आपको बिलीव नहीं होगा, वो किताबें 2 अलग अलग देशों में प्रकाशित की गई, उसके बाद भारत भेजा गया। ये किताब, इसी किताब की प्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इसी किताब की प्रेरणा से भगत सिंह ने बम मार दिया। इसी किताब की प्रेरणा से न जाने कितने नवयुवक के दिल में भारत मां के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम का भाव जगा। ऐसे लेखनी थी, ऐसे मतलब क्रांति करते थे। ये लिखते थे और क्रांति हो जाती थी। बहुत वीर। अंग्रेजों ने कई बार इनको घुटने टिकाने की कोशिश की, कई बार इनको समझौते करने को बोला, लेकिन ये कभी नहीं झुके। एक बार अंग्रेज ने बोला कि तू बैरिस्टर बन जाता
तो बड़े से घर में रहता, आज कहाँ तू काले पानी में आकर यहाँ पे सड़ रहा है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसको आप सड़ना समझ रहे हैं ना, वो सड़ना नहीं। मैं देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ये सजा मेरे लिए कुछ नहीं है। आप इससे भी बड़ी सजा देते तो भी मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता उस चीज को। इतने बड़े मतलब कहे ना देशभक्त थे ये। 1910 ईस्वी में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में वीर सावरकर को, आपको मैंने पहले बताया, अब भारत रवाना कर दिया गया। परंतु फ्रांस के मार्सलीज बंदरगाह के समीप जहाज से वो समुद्र में कूदकर भाग निकले, फिर से पकड़े गए, भारत लाए गए और इन पर अलग अलग तरह के अभियोग चलाए गए और इनको काले पानी की सजा दी गई। और आपको मैंने बताया कि काले पानी में इन्होंने जो 10,000 पंक्तियों की जो कविताएं लिखी वो अपने आप में अद्भुत है। इनकी और एक दो और बुक्स, इनकी तो बहुत सारी बुक्स हैं। इनकी काले पानी की जो सजा है उनके ऊपर भी इसने एक किताब लिखी है, बहुत काले पानी में जीवन, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बुक है वो, पढ़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बुक में दे दूंगा, प्लीज जब आपको समय मिले पढ़िएगा। अब हम इनके कुछ बुक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वीर सावरकर ने 10,000 से अधिक पन्ने में मराठी भाषा में और 1500 से अधिक अंग्रेजी पन्ने लिखे, किताबें लिखी, इतनी बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर कविताएं लिखी, शिवाजी के ऊपर कविताएं लिखी, भारत के आजादी, गांधी जी के कई चीजों के गांधी जी के ये बहुत बड़े विरोधी थे, ये उनके ऊपर भी उन्होंने लिखा। ये डरते नहीं थे, ये बहुत निर्भीक आदमी थे। इनकी किताबों की अगर हम लिस्ट की गणना करें तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें। 1909 में लिखी गई पुस्तक द इंडियन वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस 1857, वो जो मैंने आपको बताई, बहुत ही पॉपुलर किताब और जो कि बहुत लोगों के लिए मार्गदर्शन साबित हुई। जोसेफ मेजनी के ऊपर इन्होंने बायोग्राफी लिखी। इसके बाद सिखों का स्फूर्तिदायक इतिहास इन्होंने लिखा। हिंदुत्व के ऊपर इन्होंने किताबें लिखी। अंडमान की गूंज, जब इनको सजा दी गई थी तो वहां पर जो इनको अनुभव आए, इनके आधार पर इन्होंने अंडमान की गूंज नामक पुस्तक लिखी। देखिए मैंने 2 स्नैपशॉट्स भी लगाए हैं, देखिए, मेरा जीवन कारावास और 1857 की स्वतंत्र समर। तो ये सब इनके बहुत अच्छे मतलब रचनाएं हैं। सावरकर की कविताएं, हिंदू राष्ट्रवाद दर्शन, गांधी गड़बड़, तेजस्वी तारे, अद्भुत 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 लिखा इन्होंने, अद्भुत। तो और जब मतलब 1966 में हाँ वीर सावरकर का निधन हो गया, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सावरकर के नाम से डाक टिकट जारी की गई। भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया इनके देहांत के बाद। और आपको बताया ही, आपने सुन ही लिया कि कितने बड़े समाज सुधारक थे और समाज को सुधारने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। राष्ट्रवादिता भारत में जगाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1966 में इनका निधन हो गया। और आपको बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर में जो अभी हवाई अड्डा है उनका नाम सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। तो ये इनके बारे में पता है क्या बात है? अगर आपको मैं एक 10 ऐसी चीजें इनके बारे में बताता हूँ जो आप जान के बहुत आपको खुशी होगी। देखिए, सावरकर कौन थे? सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उनके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित किया। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 में बंग के बाद 1906 ईस्वी में स्वदेशी का नारा देकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। सावरकर भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री, अपने वैचारिक कारणों से उनको अपनी बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। सावरकर पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। वो भारत पाकिस्तान के पक्षधर एकदम नहीं थे।
एक लुई फीसर नाम का आदमी आया था, बहुत बड़ा पत्रकार था। उसने पूछा कि आप भारत पाकिस्तान का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर भारत के हम खंड करें, आप जिसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बड़ा ही तगड़ा जवाब दिया। सुनिएगा क्या बोला था उन्होंने बोला था कि जब निग्रो लोग कहते हैं कि हमें निग्रिस्तान दे दो, ठीक है, तो आप क्यों मना करते हैं निग्रिस्तान देने से? लुई फीसर को बोलते ही। तो लुई फीसर बोलता है कि हम अपने देश का टुकड़ा कैसे कर सकते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है। तो विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं उसी तरह ये हमारे भी राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है। हम अपने भारत का टुकड़ा क्यों कैसे कर सकते हैं? जब आप निग्रिस्तान नहीं बना सकते, निग्रोस्तान, तो हम पाकिस्तान कैसे बना सकते? ये काफी इनके खिलाफ थे। वो तो गांधी नेहरू जी के इन दोनों के कारण ही भारत का जो विखंडन था वो हो गया। ये लड़ाइयां कुछ और थी, बट ये महान स्वतंत्रता सेनानी ने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा हो भारत के साथ। और आगे चलते हैं। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को भारत का स्वाधीनता संग्राम बताते हुए लगभग 1000 पृष्ठों के इतिहास 1907 में लिख दिया, जो मैंने आपको बताया, जिसको कि सुभाष चंद्र बोस ने पढ़े और क्रांतिकारी बन गए, जिसका अमिट छाप हमारे भगत सिंह जी पे पड़ा। सावरकर भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी किताब प्रकाशित होने के पहले ब्रिटिश और ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार जहां जहां चलती थी वहां प्रतिबंधित कर दी गई। पहले ऐसे व्यक्ति जिनका कि द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चला। और सबसे आश्चर्य की बात, पहले क्या होता था, भारत के पास अपना कोई झंडा नहीं था, अपनी कोई सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन नहीं थे, जिसके कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता था कि हमें अपने को रिप्रेजेंट हम कर ही नहीं पाते थे। क्योंकि आपको पता था कि छोटे छोटे रियासत थे, सबके अपने अपने अपना सबका अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। तो सबसे पहला झंडा का स्वरूप मादाजी भिखाजी कामा के साथ मिलकर इन्होंने सावरकर जी ने ही तैयार किया था। और आपको एक बात बता देते हैं, सबसे आश्चर्य की बात आपको जान के लगेगा, भारत में तिरंगा है, तिरंगे के बीच में जो चक्र का साइन है, उसका प्रपोजल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विनायक दामोदर सावरकर ने ही रखा था। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की सरकार ने इन पर झूठा मुकदमा चलाया, लेकिन बाद में ये निर्दोष साबित हुए। तो आज आपने हमारा ये वाला लेक्चर सुना और मैंने कोशिश की आपको विनायक दामोदर सावरकर के बारे में बताने की। मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि जब भी आपको समय मिले आप इनकी किताबों को एक बार जरूर पढ़ें, इनके बारे में जानें, इनके बातों को अमल करें। देश के प्रति अपने आपको बहुत प्यार है, हमें पता है, और ज्यादा आप अपने देश के प्रति प्यार लेकर आए। बहुत सारी किताबें पढ़ें, क्योंकि अगर हमें समाज में बदलाव चाहिए, अगर समाज में कोई भी नया काम करना है, उसके लिए हमें किताब पढ़नी पड़ेगी। हमें वैचारिक क्रांति लानी है, सामाजिक क्रांति लानी है, किसी भी तरह की हमें क्रांति लेकर आनी है, समाज में एक बड़ा बदलाव लेकर आना है, तो हमें दूसरे देशों के क्रांतिकारी, अपने देश के क्रांतिकारी, इनके वैचारिक चीजों को हमें जानना होगा। वो हम किसी भी हालत में किसी भी तरीके से जाने। तो आपको जब भी समय मिले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इनके बारे में पढ़े, इनके किताबों को पढ़े। डिस्क्रिप्शंस में मैं इनके सारे किताबों का लिस्ट दे दूंगा, ठीक है? तो प्लीज आप जरूर पढ़िएगा। और आपने मेरा लेक्चर सुना, मेरे पास जो भी मैं जानता था, जितनी भी हो सकी मैंने कोशिश की इनके बारे में बताने की। इनके बारे में मैं एक चीज और आपको बता दूं, चाहे मैं जितना भी घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे लेक्चर दे दूं, ये इनकी जिंदगी के लेक्चर्स हमारे बोलना कम पड़ जाएगा, इनकी जिंदगी कभी कम नहीं पड़ेगी, इनके कार्य कभी कम नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे भारत माँ के सपूत को मेरा सत नमन है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।